नमस्कार दर्शकों का स्वागत है आज के इस विशेष इंटरव्यू में। और हमारे साथ मौजूद है दो बहुत ही जानकार और अनुभवी डॉक्टर्स। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी मेरे पास बैठे हुए हैं डॉक्टर वीपी सिंह जी का, जो कि चेयरमैन है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज गुरुग्राम साउथ दिल्ली से। और मेरे साथ हैं डॉक्टर बिलाल बिन आसफ जी, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर है इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी, चेस्ट ऑन्को सर्जरी एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन गुरुग्राम साउथ दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का ही। और ये दोनों ही विषय बहुत बड़े विषय हैं और इसमें बहुत सारी बातें हमें करना है। सबसे पहले मैं डॉक्टर वीपी सिंह जी से पूछना चाहूँगी कि इस समय जो न्यूरोलॉजी के साथ रिलेटेड जो भी बीमारियां आप सबसे ज़्यादा आपके पास पेशेंट्स लेके आ रहे हैं वो कौन से हैं? तो सबसे पहले बहुत धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने का, आपकी ऑडियंस के साथ ये टाइम स्पेंड करने का। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज मेदांता में 3 मेजर विभाग हैं। एक तो है न्यूरोलॉजी या न्यूरो फिजिशियंस का जी। उसमें हमारे पास मरीज आते हैं स्ट्रोक के, एपिलेप्सी के, हेडेक के और मूवमेंट डिसऑर्डर्स, पार्किंसन जो शेकिंग पैल्सी होती है जी। सेकेंड विभाग मेंटल हेल्थ का है, जिसमें बहुत एक्सटेंसिव साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं। वो मेंटल डिसऑर्डर्स को उसका ध्यान देते हैं, उनका इलाज करते हैं, असेसमेंट करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। तीसरा मेजर विभाग है न्यूरो सर्जरी का, जिसमें शल्य किया जाता है, ऑपरेशन किए जाते हैं। उसके अंदर हमारा मेन लोड जो है ब्रेन ट्यूमर्स का है, साथ में हेड इंजरीज आती हैं, ब्रेन में हेमरेजेस के केसेस आते हैं और ब्रेन के अलावा स्पाइन का भी हम बहुत इलाज करते हैं। स्पाइनल ट्यूमर्स, स्पाइनल स्पॉन्डिलाइटिस, जो गर्दन, नेक, गर्दन में दर्द, बैक में दर्द, इन सब का इलाज हाँ होता है कॉमनली। जी। अब मैं सेम क्वेश्चन सर से भी पूछना चाहूँगी कि कौन से कॉमन लंग और चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमें यहाँ पे इनवाइट करने का। ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम दर्शकों से कनेक्ट कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट बात कर सकते हैं। मैं चेस्ट सर्जरी विभाग से हूँ मेदांता के। और हमारा चेस्ट सर्जरी में बेसिकली 3, जैसा कि आपने हमारे डिपार्टमेंट के नाम में देखा था, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी, चेस्ट ऑन्को सर्जरी एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन, तो ये 3 मेजर डिविजन्स होते हैं। चेस्ट सर्जरी मतलब वो चीज़ें होती हैं जो नॉन कैंसरस सिचुएशंस वाली जो कंडीशंस होती हैं। तो आजकल हम लोग बहुत कॉमनली टीबी और उसके रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो हमारे पास आते हैं। उसके अलावा निमोनिया, लंग एब्सेस या इस तरह की बीमारियां होती हैं, खांसी में खून आना फॉर वेरियस रीजंस, ये सारी बीमारियां जो हैं हमारे चेस्ट सर्जरी प्रोग्राम में आती हैं। चेस्ट ऑन्को सर्जरी प्रोग्राम में लंग कैंसर एक बहुत मेजर प्लेयर है हमारी कंट्री में, बहुत तेज़ी से और ग्लोबली भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये एक हमारा मेजर लोड है। और उसके अलावा बाकी हार्ट को छोड़ करके जितने भी चेस्ट में ऑर्गन्स होते हैं उनमें किसी तरह का कोई ट्यूमर या कैंसर जो होता है वो डेवलप हो रहा होता है। तो दोज आर द पेशेंट्स जो हम लोग जो हैं देखते हैं। एंड फाइनली एक हमारा डिवीज़न है लंग ट्रांसप्लांटेशन का, जो हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, जिसमें हम पेशेंट्स जिनको लंग फेलियर हो जाता है उनके लंग्स को हम लोग रिप्लेस करते हैं ताकि वो उनकी लाइफ को एक्सटेंड किया जा सके। तो ये मेजर डिजीजेस हैं जो हम लोग डील करते हैं। जी, अभी जो डील कर रहे हैं जो रिसेंट है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है, जैसे अभी आपने मेंशन किया एपिलेप्सी है, पार्किंसंस है, डिमेंशिया है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है, तो उसके सडन होने के क्या रीजंस हो सकते हैं? सडनली वो हो सकते हैं या क्या सिम्टम्स होंगे, कैसे हमें पता चलेगा? तो इसमें ये अलग अलग बीमारियां हैं। जैसे एपिलेप्सी है तो मिर्गी का अटैक आता है, एकदम से आदमी अपना होश आवास खो बैठता है, हाथ पैर में मूवमेंट होती है और बेहोश हो जाता है। ये तो यूजुअली यंग एज में शुरू होती है और बहुत कॉमन बीमारी है। उसमें ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बड़ी होती है और उसका इलाज सिंपल मेडिसिन से है। बहुत कम केसेस होते हैं जो मेडिसिन के साथ कंट्रोल में नहीं आते हैं। तो उस स्टेज में हमें चेक करना पड़ता है कि क्यों कंट्रोल में नहीं आ रहे और क्या कारण है कि दवाइयाँ काम नहीं कर रही। और यूजुअली हमको मिलता है कि ब्रेन का कोई छोटा सा एरिया डैमेज्ड होता है जिसके कारण एपिलेप्सी कंट्रोल में नहीं आती। तो ऐसे केसेस में हमारे पास सुविधा है कि हम डिटेल्ड इवैल्यूएशन करके उसकी जानबीन करके हम उसमें सर्जरी भी ऑफर करते हैं। तो एपिलेप्सी सर्जरी भी एक नई ब्रांच है जो हम करते हैं और
हर एक केस में नहीं ज़रूरत होती। जी जो मेडिसिन से नहीं कंट्रोल करें उसमें फिर हम जांच करते हैं कि क्यों नहीं कंट्रोल करते, और उसमें फिर सर्जरी ऑफर करते हैं विद वेरी गुड रिजल्ट्स। ओके सर। सर क्या क्या डायग्नोसिस, अगर टेस्ट के नाम आप अगर बता पाए कि कैसे टेस्ट होंगे, अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो पहले क्या क्या टेस्ट करने होंगे? ज़्यादातर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कंडीशंस में सबसे ज़रूरी होता है एक अच्छी हिस्ट्री लेना जी और उसको अच्छे से एग्जामिन करके देखना कि मरीज को फाइंडिंग्स क्या हैं। जी आजकल जैसे मतलब लोगों का ट्रेंड है कि भी स्कैन दिखा दो और कहो जी इसका ट्रीट कर दो, ऐसे जी, नहीं होता। जी सबसे ज़रूरी है कि मरीज का अच्छे से देखभाल करना, उसको प्रॉब्लम क्या है, उसमें फाइंडिंग्स क्या हैं, और फिर इमेजिंग के साथ हम देखते हैं कि उसका क्या कनेक्शन हो सकता है। जी आजकल डायग्नोसिस के लिए इमेजिंग बहुत आगे एडवांस हो गई है। पहले सिर्फ सीटी स्कैन होता था, अब एमआरआई स्कैन है जी जो और डिटेल में हमको जानकारी देता है। जी उसमें रेडिएशन भी नहीं होता तो बिल्कुल सेफ होता है। जी और एमआरआई में भी नए नए तरह के सीक्वेंसेस डेवलप किए गए हैं, जी जिससे पहले तो सिर्फ स्ट्रक्चर पता चलता था कि एनाटॉमी कहाँ पर खराबी है। जी अब वो खराबी क्या है उसकी और जांच कर सकते हैं कि ट्यूमर यदि है या कोई दूसरी खराबी है तो एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एमआर के आगे पर फ्यूजन इमेजिंग होती है। कई तरह तरह के सीक्वेंसेस अब डेवलप किए गए हैं जिससे हमें और जानकारी सिर्फ स्ट्रक्चर की नहीं पर फंक्शन की भी दी जाए। और जब हमें ट्यूमर निकालना होता है, फॉर एग्जांपल हमको पता होना चाहिए कि कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, जैसे स्पीच कहाँ से आ रही है तो उन एरियाज को बचाना है। जी तो उसके लिए फंक्शनल एमआरआई आ गया है, ट्रैक्टोग्राफी आ गया है, और लेटेस्ट जो अभी आया एक टेक्निक है कनेक्टोमिक्स की, जी जिसमें ब्रेन के अलग सेंस के कनेक्शन सारे के सारे वो जांच कर लेते हैं एडवांस्ड इमेजिंग के साथ। फिर ये सारा डेटा जाता है क्लाउड में, जहां बहुत हाई लेवल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के साथ उसको एनालाइज किया जाता जी है, और उससे हमको पता चलता है कि स्पीच एरिया कहाँ पर है, कौन से ट्रैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत मदद करता है हमको कि जब हमें ट्यूमर ऑपरेट करना है, निकालना है, तो एग्जैक्टली कहाँ से हम जाएं कि मरीज को कोई डैमेज नहीं। डैमेज ना। सर इसी के साथ, क्योंकि ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं और एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि कोई भी जैसे एक इंस्टीट्यूशन चूज़ करना है या कोई हॉस्पिटल चूज़ करना है कि हम ये टेस्ट करवाएं, नाम मैं नहीं पूछूंगी, बट व्हाट आर द पॉइंटर्स एग्जैक्टली, क्या हमें देखना होता है जिससे हमें पता चले कि हमें यहाँ जाना चाहिए, यहाँ हमें ये डायग्नोसिस यहाँ करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे हैं और चूज़ करना पेशेंट्स के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा जेन्युइन है, कौन सा नहीं है। देखो इसमें दो पार्ट्स हैं। जी एक तो है इक्विपमेंट का, जी जहाँ पर अच्छा एमआरआई हो, जी एंजियोग्राफी की फैसिलिटीज़ हो, जी क्योंकि कई ऐसे टेस्ट होते हैं जहाँ खून की नाड़ियों का चेक करना पड़ता है कि कहाँ से है, जी और ईईजी हो, जी और अच्छे ऑपरेशन थिएटर हो, क्योंकि आजकल ट्यूमर्स के निकालने के लिए बहुत बहुत आधुनिक तरीके आ गए हैं। जी कई एडजंक्ट्स आ गए हैं जिसको यूज़ करने में सेफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी उसके बारे में बाद में थोड़ा सा बताऊंगा। पर यह है कि इक्विपमेंट डायग्नोसिस के लिए, ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, एंड थर्ड पार्ट इज आईसीयू केयर। ओके सो ये तीन कंपोनेंट्स हैं जो इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं अच्छे आउटकम के। और पेशेंट्स को खुद जागरूक होना चाहिए कि आप कहाँ करवा रहे हो। तो उनको ये तो पहले हुआ, ही- सॉरी, ये तो हुआ इक्विपमेंट का। जी इक्वली इम्पॉर्टेंट इज तजुर्बा कितना है करने वाला। जी इक्विपमेंट जितना मर्जी अच्छा हो, यदि आपके पास एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं है उसको करने के लिए, एक्सपीरियंस्ड इंटेंसिव केयर नहीं है कि वो अच्छे से देखभाल कर सके, एक्सपीरियंस सर्जन नहीं है कि सर्जरी कर सके, जी। और पोस्ट ऑपरेटिव केयर बहुत ज़रूरी बहुत होती है, ज़रूरी। नर्सिंग अच्छी जी। होनी चाहिए। तो एक इक्विपमेंट का पार्ट है और एक एक्सपर्टीज का पार्ट है। जी। तो दोनों चीज़ें देख के ही आगे बढ़ना चाहिए। जी बहुत धन्यवाद। मैं सर से पूछना चाहूँगी कि अब जैसे पेंडेमिक पीरियड हमने क्रॉस किया है, बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा है, और पोस्ट कोविड जो भी प्रॉब्लम्स है मोस्टली रिलेटेड टू लंग्स एंड चेस्ट, तो सर क्या क्या हुआ है और आप क्या क्या देख रहे हैं? सो कोविड ने हमारी ज़िंदगी को पूरा उथल पुथल कर जी। दिया था। लास्ट के जो 2 साल थे जी। जिसमें ये प्रॉब्लम्स आई,
अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो थे हमारे पास जो आए हैं वो एसिम्प्टोमेटिक या बहुत ही माइल्ड डिजीज़ वाले पेशेंट्स रहे हैं, और कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जिनमें सिवियर डिजीज़ रही है। तो जो सिवियर डिजीज़ वाले पेशेंट्स हैं या मॉडरेट डिजीज़ वाले पेशेंट्स हैं उनमें देखा जा रहा है कि कुछ ना कुछ लंग रिलेटेड इश्यूज़ उनमें से कुछ लोगों में डेवलप हो रहे हैं, जिसमें से सबसे डेंजरस जो होता है वो होता है कंटिन्यूइंग फाइब्रोसिस। तो बेसिकली क्या होता है, लंग्स जो है नॉर्मली एक बड़ा कंप्लाइंट और सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, एंड चूंकि कोविड रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उसके वजह से लंग की जो सख्त हो जाता है वो फाइब्रोटिक बन जाता है एंड धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करता है। उसके वजह से जो गैस एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, वो अफेक्टेड होता है और बेसिकली वो पेशेंट्स जो हैं धीरे धीरे फेलियर की तरफ जा रहे होते हैं, जिसमें अल्टीमेटली आगे चल के वो ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, लंग फेलियर हो जाता है। तो एक तो ये बहुत सिवियर प्रॉब्लम जो है वो देखी जा रही है, बट लकीली इनका परसेंटेज बहुत कम है। और दूसरे जो कॉमनली हम लोग देख रहे हैं कि कई सारे पेशेंट्स को थोड़ी बहुत ब्रेथलेसनेस जो है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी सांस अभी भी फूलती है, मैं ठीक हो चुका हूँ, तो ऐसे सिम्टम्स जो आ रहे हैं। बाकी और भी ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं कोविड के रिलेटेड। कुछ लोगों को हार्ट रिलेटेड इश्यूज बढ़ गए हैं, जिसमें उनकी हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर जो है वो वेरिएट करने लगता है। सर ने भी देखे होंगे कुछ स्ट्रोक के केसेस बढ़ गए पोस्ट कोविड केसेस में, बट वो एक्यूट फेज में थे। अभी आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो लंग्स का जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम हम कहते हैं या क्रॉनिक पोस्ट कोविड डिजीज, उसमें जो है लंग फाइब्रोसिस जो है आई थिंक इज द मेजर प्रॉब्लम जिसको हम लोगों को एड्रेस करना है। सर साथ ही मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि कैसे इसको, जैसे मेडिसिन डेफिनेटली अगर क्रॉनिक है तो मेडिसिन डॉक्टर के पास ही जाना है, बट व्हाट मतलब नॉर्मली हम कैसे उसको केयर कर सकते हैं? देखिए इट डिपेंड करता है कि मरीज को कितनी सिवियरिटी की डिजीज हुई है जी। अगर माइल्ड डिजीज मॉडरेट डिजीज है तो बेस्ट ऑप्शन जो है हम लोगों जो रिकमेंड करते हैं कि पोस्ट ऑप रिहेबिलिटेटिव केयर जो होती है, सॉरी पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेटिव केयर, जिसमें मरीजों से हम ये कहते हैं कि भाई आप अपनी रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस कीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, और अपनी लंग कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करें। तो वो चीज़ जो है कर करके हम इसको प्रिवेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें डिजीज प्रोग्रेस कर रही होती है उसमें बहुत ज़्यादा करने को नहीं होता है, एक्सेप्ट कि आप रेगुलर अपने डॉक्टरों को विजिट करते रहें। कुछ दवाएं आती हैं जो उसका प्रोग्रेस को रोकती हैं, स्लो कर सकती हैं, और सही टाइम पे सही इलाज करा। डॉक्टर के पास जाना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब बहुत टाइम पे हम क्या करते हैं, हम रुके रहते हैं कि बिल्कुल वर्स्ट हो जाए उसके बाद हम डॉक्टर के पास नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर आप डिजीज को प्रोग्रेस होने देंगे तो ऑब्वियसली उसका ट्रीटमेंट भी डिफिकल्ट हो जाएगा, रिगरस रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा। सर से मैं जानना चाहूँगी कि अभी जैसे रिसेंट टाइम में बहुत सारे एडवांसमेंट अभी सर ने ऑलरेडी मेंशन किया है, उसी तरीके से और एक चीज़ मुझे थोड़ा ही पता है, सर एक्सप्लेन कर पाएंगे पेस मेकर के बारे में। जैसे हार्ट में पेस मेकर्स होते हैं, उसी तरीके से न्यूरोलॉजिकल जो डिसबैलेंसेस है उसको मेंटेन करने के लिए भी पेस मेकर्स है। तो एग्जैक्टली थोड़ा सा अगर आप बता पाए कि वो किस प्रकार से कैसे। तो ये जो ब्रेन पेस मेकर है इसको डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कहते हैं या डीबीएस। अब आपने देखा होगा पार्किंसंस के मरीज जिनकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, मूवमेंट स्लो हो जाती है, हाथ पैर ऐसे ऐसे कांपते हैं, और वो आगे शुरू में तो मेडिसिन के साथ रिस्पांस आ जाता है कुछ टाइम शुरू में, पर 5, 7, 8, 10 साल के बाद मेडिसिन काम करना बंद कर देती है और वो पेशेंट बिल्कुल चलने लायक नहीं रह जाते। दवाई खाते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, नहीं खाते तो वैसे ही इमोबाइल हो जाते हैं। तो ये मरीज़ बहुत सिवियरली अफेक्टेड होते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। पहले हमारे पास कुछ नहीं था जो हम इन पेशेंट्स के लिए कर सकें, पर अब हमारे पास ये डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है जिसमें हमें ऑपरेशन करके दोनों साइड एक वायर डालते हैं जो बिल्कुल डेप्थ में जाती है एक स्पेशल एरिया में, सबथैलेमिक न्यूक्लियस में। तो वहाँ पर ये वायर जाती है जो स्टिमुलेट करती है, इलेक्ट्रोड होता है, और वो चमड़ी के नीचे उसकी सारी वायर्स आती हैं जो यहाँ पर दोनों साइड में या एक साइड में ही उसके पेस मेकर टाइप चीज़ रखी जाती है, बैटरी रखी जाती है। तो ये ब्रेन को कंटिन्यूसली स्टिमुलेट करता है उस एरिया को, और उसके साथ पार्किंसंस वाला पेशेंट जो बिल्कुल बेड बाउंड हो गया हो वो फिर फर्दर आगे इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी उसमें रिजल्ट्स हैं। चलना फिरना उसका आ जाता है, नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। ओनली थिंग इज
कि ये जो बैटरी है 5-6 साल लास्ट करती है, फिर उसको रिप्लेस करना पड़ता है। अब और एडवांसमेंट आ गई है कि ये बैटरी रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं, रिचार्जेबल बैटरीज अवेलेबल हैं, थोड़ी सी और महंगी हैं, पर यह है कि हर रोज़ आप उसको चार्ज कर सकते हैं और जो बैटरी की रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, सर्जरी फिर से करनी पड़ती है, वो भी अवॉइड हो जाती है। तो ये डीप ब्रेन स्टिमुलेशन जो ब्रेन पेसमेकर आप कह रही हैं, ये बहुत ही अच्छी एडवांसमेंट है, जिससे जो सीरियस से सीरियस केस है पार्किंसंस का, उनमें बेटर अब उम्मीद है। कुछ और ऐसे मूवमेंट डिसऑर्डर्स की बीमारियां हैं, डिस्टोनिया हैं, जिसमें ये काम करती है। थोड़ी सी महंगी ज़रूर है, पर इन पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव हो सकती है। सर, ऐसे आपने बोला ही है कि थोड़ी एक्सपेंसिव है, बट फिर भी अगर थोड़ा सा कितना अमाउंट के बीच ये स्टार्टिंग होगा या कितना इसमें कोई एक्सपेंडिचर? 10 लाख के करीब होता है कॉस्टिंग, पर क्योंकि सब कुछ कंपोनेंट्स इंपोर्टेड हैं, बहुत हाई प्रिसिशन का है, सर्जरी बहुत ध्यान से करनी पड़ती है, क्योंकि जहाँ पर आपको स्टिमुलेट करना है फॉर बेस्ट रिजल्ट्स, थोड़ा सा 2 मिलीमीटर इधर उधर हो गए तो वो कामयाब काम नहीं करेगी जी। सो एक्सपीरियंस चाहिए और प्रॉपर टेक्निक चाहिए टू गेट गुड रिजल्ट। और सर, सक्सेस रेट कितना है इसमें? इसमें सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़रूरी होता है। जी। जो पार्किंसंस हम कहते हैं वो 2 टाइप का होता है, एक तो बेसिक पार्किंसंस होता है जिसमें ये सर्जरी बहुत सक्सेसफुल है। जी। एक होता है जिसमें पार्किंसन नस कहते हैं, जिसमें सिर्फ डोपामीन जो एक केमिकल है उसकी कमी नहीं है, मल्टीपल केमिकल्स की कमी है। तो जब ये पार्किंसंस प्लस होता है जो बहुत लोकलाइज्ड डिजीज नहीं है और वाइड स्प्रेड है, उसमें इतना सक्सेसफुल नहीं है। जी सर। पर प्योर पार्किंसंस हो, जिसको पहले मेडिसिन से अच्छा रिस्पांस आया हो, वो पेशेंट्स बहुत अच्छा करते हैं। मोर देन 90% पेशेंट्स इंप्रूव करते हैं। वेरी गुड इंफॉर्मेशन, डेफिनेटली ये बहुत नया एडवांसमेंट है। सर, मैं आसिफ सर से जानना चाहूँगी लंग ट्रांसप्लांट और लंग कैंसर के बारे में थोड़ा सा। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये बहुत ज़रूरी है हमारे आज के कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज करंटली लंग कैंसर जो है नंबर 1 कैंसर है ग्लोबली मेन में, और बहुत तेज़ी से फीमेल्स में भी बढ़ रहा है जी। और हमारे कंट्री में भी लंग कैंसर के केसेस जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और इनफैक्ट जो सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि अब हम लोग जो पेशेंट्स देख रहे हैं वो पहले 60s में देखते थे, अब वही ग्रुप ऑफ पेशेंट्स लगभग 45 to 50 एज ग्रुप में आ रहे हैं। एंड इनफैक्ट आप सरप्राइज रहेंगे, जो अर्लीस्ट हमने लंग कैंसर ऑपरेट किया है वो 24 ईयर्स ओल्ड था। सर, इसी में मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगी। सर, स्मोकिंग भी एक रीज़न है क्या? स्मोकिंग इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर लंग कैंसर जी। और लगभग 80% केसेस जो हैं वो स्मोकिंग से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं जी। क्योंकि स्मोक में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो उनके कंटेंट होते हैं, वो सारे के सारे कार्सिनोजेनिक होते हैं और उनकी वजह से लंग कैंसर डेवलप होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ये भी देखा है कि काफ़ी तेज़ी से वो प्रोपोर्शन ऑफ लोग जिन्होंने कभी स्मोक नहीं किया उनमें भी लंग कैंसर डेवलप हो रहा है जी। तो इसका कुछ श्रेय जो है हमारी कंट्री में जो बढ़ता हुआ पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, उसको भी जा सकता है। तो इसीलिए लंग कैंसर के बारे में जागरूक होना आज की तारीख में हमारे देश के सब नागरिकों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये डिजीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। रही बात लंग ट्रांसप्लांट की, तो जैसा कि और भी आप लोगों ने सुना होगा कि जब कोई भी ऑर्गन फेल कर जाता है एंड सारी दवाएं और उनसे उनका इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा होता है, तो देन द ओनली ऑप्शन है कि अगर हम उस ऑर्गन को चेंज कर पाएँ। तो उसी तरह लंग्स जब फेल कर जाते हैं, जब बॉडी में ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रहा होता है जितनी रिक्वायरमेंट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेलिंग उतना नहीं हो पा रही होती, उस स्टेज में एंड स्टेज लंग फेलियर कहते हैं हम लोग उसको, उन केसेस में लंग ट्रांसप्लांट से हम पेशेंट्स की लाइफ को एक्सटेंड करा सकते हैं। तो वहाँ पे जो है एक या दोनों लंग डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम ट्रांसप्लांट करते हैं और उससे जो है पेशेंट्स की लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं। जी। और जो ट्रांसप्लांट के बारे में आपसे पूछा मैंने, उसमें एक्चुअली कैसे डोनर हो या जिनके ऊपर वो ट्रांसप्लांट होंगे, तो क्या क्या मेडिकल क्या क्या टर्म्स है, कैसे? देखिए, पहले तो मैं आपको कुछ रिसिपिएंट क्राइटेरिया के बारे में बता देता हूँ कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको लंग ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि लंग फेलियर वाले जो पेशेंट्स होते हैं, जो कॉन्टिन्यूस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और जिनका एक्सपेक्टेंसी ये होती है कि वो अगले 2 साल के अंदर
उनकी डेथ हो जाएगी अगर लंग ट्रांसप्लांट या कोई और ट्रीटमेंट जिससे उनकी इम्प्रूवमेंट ना नहीं मिलती है तो वैसे पेशेंट्स जो हैं लंग ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट्स बनते हैं। उसमें और भी कई सारे क्राइटेरिया होते हैं जिसको हम लोग देखते हैं। उनमें एज एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ऑल्दो बहुत एब्सोल्यूट क्राइटेरिया नहीं है, बट 65 ईयर्स के नीचे ही प्रेफरेबल होता है लंग ट्रांसप्लांट को करना। तो ये तो रिसिपिएंट क्राइटेरिया हो जाते हैं। रही बात डोनर क्राइटेरिया, करंटली देखिए किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट में दो तरह के डोनर्स होते हैं। एक होते हैं जो लाइव डोनर्स होते हैं, जहाँ पे कोई रिलेटिव या फैमिली मेंबर जो है ऑर्गन डोनेट करता है। फॉर एग्जांपल 2 किडनीज होती हैं, तो एक किडनी बेटे ने बाप के लिए डोनेट कर दी या वाइफ ने हस्बैंड के लिए डोनेट कर दी, डिपेंडिंग अपॉन मैचिंग क्राइटेरिया। दूसरा होता है जो जिस पे सर भी अभी आपको बताएंगे, वो होता है कैडावरिक डोनेशन, जिसमें ब्रेन डेड पेशेंट्स में जो है उनके ऑर्गन्स कई सारे लोगों को हेल्प करते हैं लंग ट्रांसप्लांट के लिए। तो उसमें ये होता है कि भाई किसी ने अपनी बॉडी को प्लेज कर रखा है डोनेशन के लिए, उसका एक प्रोसेस होता है, एक फॉर्म आता है, उसको भर करके वो फॉर्म के बेसिस पे एक कार्ड मिल जाता है, तो उस बेसिस पे होता है। और दूसरा होता है कि किसी की ब्रेन डेथ के बाद फैमिली मेंबर्स की कंसेंट की वजह से के साथ जो ऑर्गन डोनेशन के लिए बोला जाए। जी, अब जब ब्रेन डेड के बारे में बोल रहे हैं, तो अब ये ब्रेन डेड अगर कोई पेशेंट हुआ है, वो डेफिनेटली एक्सीडेंट या किसी वजह से ज़्यादातर, तो वो कौन डिक्लेयर कर सकता है? ब्रेन डेथ तो यूजुअली आईसीयू सेटिंग में ही डिक्लेयर होता है जी, और उसमें कुछ नॉमिनेटेड लोग होते हैं हर हॉस्पिटल में जो इनको ऑथराइज होता है ये डिक्लेयर करने के लिए। जी, एक डॉक्टर नहीं कर सकता, कम से कम 2 डॉक्टर्स होने चाहिए जो इंडिपेंडेंटली देखते हैं और उसको फिर सर्टिफाई करते हैं। जी, सिर्फ मतलब उसमें कुछ क्राइटेरिया हैं कि ये प्री रेक्विजिट्स होने चाहिए, ये और टेस्ट होने चाहिए, ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस नहीं होनी चाहिए, तो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है जो करना पड़ता है। और एक बार नहीं, एक बार करें, उसके बाद 6-8 घंटे बाद दोबारा टेस्ट करें, जस्ट टू बी श्योर कि कोई मिस्टेक नहीं है। जी, और जब ये 2 सेट ऑफ डॉक्टर्स, 2 डॉक्टर्स सारे टेस्ट 2 बार कम से कम करते हैं और सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तभी पेशेंट को ब्रेन डेड डिक्लेयर किया जाता है। अब ये ब्रेन डेथ का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़रूरी है समझना। जी, अब हम आम जब समझते हैं कि डेथ हो गई, तो डेथ में हम देखते हैं कि हम क्या समझते हैं एज अ ले पर्सन कि हार्ट रुक गया, हार्ट के कारण ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुई जी, और सारे बॉडी के ऑर्गन्स डेड हो गए। जी, सबसे ज़रूरी जब हार्ट रुकता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं जाता ब्रेन को, तो ब्रेन की नेक्स्ट डेथ होती है। अब सर्टेन सिचुएशंस होती हैं, जैसे एक्सीडेंट केस है जी, जहाँ कोई ब्रेन में हेमरेज हुई है, जहाँ प्राइमरी डैमेज ब्रेन को है जी, और ब्रेन फंक्शन करना बंद कर देता है। यदि ब्रेन मास्टर ऑर्गन है बॉडी का, यदि वो नहीं काम कर रहा तो जिंदगी नहीं है। जी, बिल्कुल। और सबसे पहली चीज उसकी होती है कि सांस जाता है, रेस्पिरेशन जाती है, क्योंकि वो डायरेक्टली ब्रेन से कंट्रोल होती है। तो इस सिचुएशन में जब ब्रेन पूरा काम नहीं कर रहा, पर मैकेनिकल वेंटिलेटर के साथ, ग्लूकोज के साथ, दवाइयों के साथ हम बाकी बॉडी को पार्ट्स को न्यूट्रिशन दे रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, तो बाकी की बॉडी फिर भी, ऑर्गन्स फिर भी काम कर सकते हैं। सर कितने समय तक? ये डिपेंड करता है कि आपकी केयर कितनी अच्छी है, पर यूजुअली फॉर अ फ्यू डेज ओनली। ओके। पर यदि ब्रेन काम नहीं कर रहा तो फ्यू डेज के बाद बाकी ऑर्गन्स भी धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। मतलब वो सर्वाइवल का चांस नहीं है। हाँ, पर ब्रेन डेड यदि हो गया, ब्रेन के रिफ्लेक्सेस नहीं है, तो आप कुछ भी कर लो, आर्टिफिशियली आप हार्ट को मेंटेन कर लोगे, किडनीज को मेंटेन कर लोगे, लिवर को मेंटेन कर लोगे, पर कभी वापस जिंदगी नहीं आई। लेकिन जो सर ऑर्गन्स हैं, जो बॉडी में जो ऑर्गन्स है, उनको तो डोनेट किया जा सकता है। सर कितने समय तक? तो यही है कि जब ब्रेन डेथ हो गई और बाकी के ऑर्गन्स हम आर्टिफिशियली मेंटेन कर रहे हैं वेंटिलेटर के साथ और बाकी सपोर्टिव मेजर के साथ, उस स्टेज में एक बार जब हमें कंफर्म्ड है कि ब्रेन डेथ हो गई है, उसके फिर हम फैमिली से बात करते हैं। यदि फैमिली की कंसेंट होती है, तब हम उस सपोर्ट के साथ
ये ऑर्गन्स जो भी हेल्दी हैं उनको हार्वेस्ट कर सकते हैं, उनको निकाल सकते हैं। हर एक पेशेंट में 2 किडनीज निकल सकती हैं, लिवर निकल सकता है, लंग्स निकल सकते हैं, हार्ट निकल सकता है यदि बाकी के क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो। तो एक आदमी कम से कम 5-6 लोगों को जिंदगी दे सकता है। बहुत दोनों आंखें जा सकती हैं, किसी को साइट दे सकते हैं। जी। और मतलब हम ऑफन मतलब डेथ के बाद दान देते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं। पर यदि आपका जिसका जो गया है आपका नियर एंड डियर पर्सन, वो तो चला गया जी, पर वो जाते जाते 6 या 7 लोगों को जीवन दान दे सके तो उससे बड़ा दान क्या हो सकता है। डेफिनेटली सर। तो यही हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ब्रेन डेथ बिल्कुल डेफिनेटिव एंटिटी है जी, बहुत प्रॉपर तरीके से उसको डायग्नोज करना पड़ता है जी, पर एक बार हो जाए और आदमी ब्रेन डेड है, वो कभी भी जितना मर्जी एफर्ट कर लो वापस नहीं आता जी। तो उस समय जब हम मेंटेन कर रहे हैं बॉडी के पार्ट्स को, वो टाइम है जब हम ये ऑर्गन डोनेशन करके 5-6 लाइफ्स और बचा सकते हैं। सर जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ है कहीं पर, उस टाइम पे ये जो प्रोसेस है काफ़ी, सर जैसे आपने बताया कि काफ़ी लंबा है, तो ये कैसे हो पाएगा? क्योंकि कोई एक टाइम पीरियड तो डेफिनेटली है, मे बी 24 आवर्स 20 आवर्स के भीतर ही वो काम करना है हमें, तो कैसे ये थोड़ा जल्दी कैसे हो पाएगा? ये तो तभी हो सकता है यदि आदमी हॉस्पिटल पहुंच जाए जब वो अभी भी उसका ब्रेन फंक्शनिंग है जी। यदि डेथ ऑन द रोड हो गई है जी, या घर पे हो गई है या किसी हॉस्पिटल में ऑलरेडी हो गई है और पेशेंट वेंटिलेटर और सपोर्ट पे नहीं है जी, तब बहुत जल्दी विद इन अ फ्यू मतलब मिनट्स टू आवर्स ऑर्गन्स डेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस तभी हो सकता है यदि पेशेंट ऑलरेडी हॉस्पिटल में पहुंच गया है और उसका सांस तब तक है। जी, उस समय हम प्रॉम्प्ट रिससिटेशन करके, पहले कोशिश तो यही होती है कि आदमी में उसको मतलब उसका इलाज करके उसको ठीक किया जी, जी, पर जहां हम सक्सेसफुल नहीं होते वहां पर ये ब्रेन डेथ का हम कर सकते हैं। जी। रोड साइड डेथ हुई है, घर पे डेथ हुई है, बाय द टाइम वो हॉस्पिटल पहुंचेंगे क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंची किडनीज में, हार्ट में, लिवर में, ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है। सर वही ये वो प्रोसेस की वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, अदरवाइज बहुत सारी ज़िंदगी बच सकते हैं क्योंकि रोज़ इतने एक्सीडेंट्स और इतना कुछ हम लोग देखते हैं। एनीवेज भविष्य के टाइम में ये चीज़ और भी फास्ट हो ताकि ये चीज़ें और भी मतलब कर पाए। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो बाधा पड़ती है हमारे पास वो है अवेयरनेस की। जी, मतलब हॉस्पिटल में कई मरीज हैं जिनको हम कर सकते जी, हैं जी, जी। पर अवेयरनेस नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है और यही हम सबको बताना चाहते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें आप अपने लोगों को दान दे के और कर सकते हैं। मैं डॉक्टर आसिफ जी से पूछना चाहूँगी क्योंकि अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस का टॉपिक हमने डिस्कस किया। लास्ट में एक चीज़ आप दोनों से ही जानना चाहूँगी कि जो हमारे हेल्थ इंश्योरेंस है, बहुत शॉर्टली हम जानना चाहेंगे कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है और क्यों करना चाहिए। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस एक जैसा कि नाम ही बताता है एक इंश्योरेंस है, जी, जी। कभी गॉड फॉरबिड किसी पेशेंट को या किसी को एक्सीडेंट हो जाए या कोई डिजीज डेवलप हो जाए और उसके लिए उनको इलाज कराना पड़े, तो वो जो है मॉनेटरी बेनिफिट जो है वो हमें हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से मिल जाता है और वो इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप देखें तो हमारी जो हेल्थ केयर सिचुएशन है कंट्री में, तो अभी हम ओवरलोडेड हैं, द गवर्नमेंट सिस्टम्स आर वेरी ओवरलोडेड। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको इमीडिएटली उस लेवल की केयर मिल जाए एंड देयरफॉर उन सिचुएशंस में प्राइवेट सेक्टर्स में जाना होता है और ऐसी सिचुएशंस में चूंकि कॉस्ट ऑफ केयर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है तो वहाँ पे अगर हेल्थ इंश्योरेंस होता है तो आपका मेजर कॉस्ट जो है वो कवर हो जाती है और इसलिए आज की तारीख में मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दोनों ही हमारे डॉक्टर बीपी सिंह जी और डॉक्टर बिलाल बिन आसिफ जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं और साथ ही हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। उम्मीद करती हूं बहुत सारी बातें, बहुत ज़रूरी बातें आप सभी ने जानी और इसी के साथ आज का ये इंटरव्यू मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।